Wish you a very good morning everyone. Welcome to IAS Point. This is दीपाली। और कल हमने क्या पढ़ा था? कल का हमारा टॉपिक क्या था? निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य आधारित संरचना। हमने प्राइवेट सेक्टर में स्वास्थ्य आधारित संरचना को पढ़ा था, जो हमारा कंप्लीट हो गया था। और हमने 8.6 बॉक्स को भी कंप्लीट कर लिया था, और उसके बाद हमने 8.7 बॉक्स इसे भी कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम क्या देखने वाले हैं? 8.4 अन्य देशों की तुलना में भारत में स्वास्थ्य सूचक, है ना। ये उसी वाले टॉपिक की सारणी है जो छूट गई थी, हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अन्य देशों की तुलना में भारत में स्वास्थ्य सूचक किस तरह से है ना। तो शिशु मृत्यु दर भारत में 68 है, चीन में है 30, अमेरिका में 2 और श्रीलंका में 8, है ना। तो शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा कहाँ है? भारत में ही है। कितनी है? 68। 5 वर्ष के नीचे मृत्यु दर प्रति 1000 शिशु पर। अब ऐसे शिशु मृत्यु दर क्या है? 1 वर्ष से नीचे जिनकी मृत्यु हो जाती है वो बच्चे, और सेकंड वाले में क्या है? 5 वर्ष के नीचे मृत्यु दर, यानी जो 5 वर्ष के होने से पहले जिन बच्चों की डेथ हो जाती है वो मृत्यु दर कितनी है भारत में? 87। चीन में कितनी है? 37, है ना। इधर 8 है और यहाँ 15 है। प्रशिक्षित परिचारिक जन्म द्वारा यहाँ 43, यहाँ 97, 99, 97। पूर्णतः प्रतिरक्षित 67। सकल घरेलू उत्पाद में स्वास्थ्य पर वह परसेंट 1.4% है, यहाँ 5.8, 14.6 और 3.7 है। कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी हिस्सेदारी 5.0 है, यहाँ 10 है। 23.1 है और यहाँ 6 है। स्वास्थ्य पर व्यय अंतर्राष्ट्रीय डॉलर में प्रति व्यय 96 है, 261, 5274 और 131, है ना। तो इस तरह से ये सारणी दी हुई है जिसमें अन्य देशों की तुलना में भारत के स्वास्थ्य सूचक बताए हैं, और ये कहाँ से निकाली है? वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट 2005 से, ठीक है। तो ये हमारी सारणी थी, इसे हमने देख ली। अब हम आगे का देखते हैं क्या दिया है। अब आज हमें क्या पढ़ना है? चिकित्सा की भारतीय प्रणाली, यानी भारत में जो चिकित्सा की प्रणालियाँ हैं वो पढ़नी है, ठीक है। चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में 6 व्यवस्थाएं। कितनी है? 6 हैं। कौन कौन सी हैं? अब आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी। तो आयुर्वेद यानी आयुर्वेदा, है ना, और योगा यानी योगा वाली योग हो गई, है ना। यूनानी हो गई एक, और सिद्ध हो गई, और प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी, है ना, और होम्योपैथी तो है ही। ये 6 होती हैं भारतीय चिकित्सा प्रणाली, है ना। इनके अंग्रेजी नामों के अनुसार भारतीय प्रणाली को आयुष भी कहते हैं, है ना। भारतीय चिकित्सा प्रणाली को क्या कहते हैं? आयुष। आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, प्राकृतिक और होम्योपैथी जो इसके अंदर शामिल होती हैं, है ना। भारत वर्तमान में चिकित्सा की भारतीय प्रणाली के 3004 अस्पताल, 23,028 दवाखाने और 6,11,431 पंजीकृत चिकित्सक हैं। यानी क्या है कि भारत में 3004 अस्पताल और 23,028 दवाखाने और 6,11,431 पंजीकृत चिकित्सक हैं। लेकिन चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में शैक्षिक मानवीकरण या अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए किसी प्रकार की रूपरेखा बनाने हेतु कुछ नहीं किया गया है। लेकिन चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में शैक्षिक मानवीकरण या अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए और उसकी रूपरेखा बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में भारी संभावनाएं हैं और वे हमारे स्वास्थ्य की देखभाल की अनेक समस्याओं का निराकरण कर सकती हैं, क्योंकि वे प्रभावशाली, सुरक्षित और सस्ती हैं। भारतीय चिकित्सा प्रणाली में ऐसी कई संभावनाएं हैं जो हमारे स्वास्थ्य की देखभाल काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकती हैं, हमारी समस्याओं का निराकरण कर सकती हैं, क्योंकि वे प्रभावशाली यानी उनका इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा है और सुरक्षित है ना। उनसे हमें कोई नुकसान नहीं होता और काफ़ी सस्ती भी होती हैं, है ना। तो ये समझ आया, ये बात क्लियर हुई। अब आगे क्या दिया है? स्वास्थ्य और स्वास्थ्य आधारित संरचना,
के सूचक एवं मूल्यांकन। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य आधारित संरचना के सूचक, यानी स्वास्थ्य यानी हेल्थ और हेल्थ पर आधारित संरचना के सूचक, है ना, स्वास्थ्य आधारित संरचना के सूचक और उनका मूल्यांकन। जैसे कि हमने पहले क्या पढ़ा कि एक देश में स्वास्थ्य की स्थिति का मूल्यांकन शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण स्तर, संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों की घटनाओं जैसे सूचकों के द्वारा होता है। हमने ये बात पहले पढ़ी थी कि भारत में, हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति का मूल्यांकन कैसे होता है? शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण स्तर के साथ साथ संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों की घटनाओं द्वारा हम सूचकों से पता लगाते हैं कि किस देश की स्वास्थ्य आधारित संरचना किस टाइप की है ना। इनमें से कुछ स्वास्थ्य सूचक और उनकी भारत में स्थिति के बारे में सारणी 8.4 में दिया गया है ना। हमने सारणी 8.4 को अभी देखा था, जिसमें सूचक के बारे में और सूचक का क्या परसेंट कहाँ पर है इसके बारे में हमने अभी पढ़ा है ना। विशेषज्ञों की राय है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की भूमिका के लिए अधिकाधिक स्थान है, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका काफ़ी ज़्यादा है। उदाहरण के लिए सारणी यह बतलाती है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 5% है। मतलब जो हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र है, यानी हेल्थ का जो भी है, उसमें हमारी जीडीपी कितनी लगती है? बस 5%। जीडीपी का व्यय कितना है? केवल 5% है। यह अन्य देशों के मुकाबले बहुत कम है। इन देशों में विकसित और विकासशील देश दोनों आते हैं, जबकि अन्य देशों में, अगर हम भारत को देखते हैं, है ना, अगर हम भारत के लिए देखें, कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकार की हिस्सेदारी तो सिर्फ भारत में कितनी है? 5 है ना, जबकि चीन में 10 है और अमेरिका में 23 और श्रीलंका में 6 है। सबसे कम कहाँ है? भारत में। केवल कितनी है? 5% है ना। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में वह हमारा सकल घरेलू उत्पाद की मात्रा कुल कितनी है? 5% है ना। आगे एक अध्याय में यह स्पष्ट किया गया कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17% संख्या निवास करती है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या की कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 17%, यानी पूरे विश्व में जितने लोग हैं उसके 17% लोग भारत में निवास करते हैं। लेकिन इस देश पर विश्व के कुल रोगियों का 20% बोझ GDP है। लेकिन इस देश पर विश्व के कुल रोगियों का, अब जैसे विश्व में कितने रोगी हैं? बहुत सारे हैं, उनका लेकिन 20% कहाँ है? भारत पर, यानी 20% बोझ भारत पर है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? GDP है ना, विश्व रोग भार है ना। और ये एक सूचक है। GDP क्या है? GDP एक सूचक है। काय का सूचक है? विश्व रोग भार का, जिसका प्रयोग किसी विशेष रोग के कारण असमय मरने वाले लोगों की संख्या के साथ साथ रोगों के कारण असमर्थता में बताए गए सालों की संख्या जानने के लिए करते हैं। अब जीडीपी क्या है? जिसका प्रयोग विशेषज्ञ काय में करते हैं विशेष रोग के कारण, कुछ ऐसी बीमारी जो विशेष प्रकार की हो जिनसे लोगों की असमय मौत हो जाती है, उसके लिए किया जाता है। उसके साथ साथ रोगों के कारण असमर्थता में बताए गए सालों की संख्या जानने के लिए किया जाता है ना। रोगों के कारण जो असमर्थता में सालों की संख्या लग जाती है बताने में, उसके लिए किया जाता है ना। क्लियर हुआ ये बात? अब आगे भारत में GDP, ठीक है, भारत में GDP के आधे से अधिक हिस्से के अंतर्गत अतिसार, मलेरिया और 6 रोग जैसी संक्रामक बीमारियां आती हैं। भारत में हम GDP के अंदर कौन कौन सी बीमारियों को लेते हैं? अतिसार, मलेरिया, 6 रोग और संक्रामक बीमारियां। प्रत्येक वर्ष 5 लाख बच्चे जल संक्रमित रोगों से मर जाते हैं। अब भारत में क्या होता है कि हर साल, एक साल में 5 लाख बच्चे काय से मर जाते हैं? सिर्फ संक्रमित रोगों से, जल संक्रमित लोगों से, है ना, जो कि प्रदूषण जल से जल संक्रमित रोग होते हैं, जिससे 5 लाख बच्चे प्रतिवर्ष मर जाते हैं। एड्स का खतरा भी छाया हुआ है। अब यहाँ पर एड्स का खतरा भी छाया है। कुपोषण और टीके की दवा की अपर्याप्त पूर्ति के कारण 22 करोड़ बच्चे मौत के शिकार होते हैं। अब कुपोषण और टीके की दवा का आपूर्ति, यानी कुपोषण और टीके की दवा की आपूर्ति, यानी यहाँ ठीक तरह से उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है और उसके कारण
प्रत्येक वर्ष एक साल में कितने बच्चे मर जाते हैं? 22 करोड़। ठीक है, एक साल में 22 करोड़ बच्चों की मौत होती है केवल कुपोषण और टीके की दवा की आपूर्ति के कारण, है ना। आगे, वर्तमान में 20% से भी कम जनसंख्या जन स्वास्थ्य सुविधाओं का उपभोग करती है। एक अध्ययन से पता चला है कि केवल 38% प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में डॉक्टर की वांछित संख्या उपलब्ध है और केवल 30% प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में दवाइयों का पर्याप्त भंडार होता है। यानी वर्तमान में 20% से भी कम, यानी 20% लोग जो होते हैं उनसे भी कम जनसंख्या जन स्वास्थ्य सुविधाओं का उपभोग करती है, यानी उनका यूज़ कर पाती है छोटी छोटी जन स्वास्थ्य सुविधाओं का। कितनी? 20% से भी कम संख्या। एक अध्ययन से पता चला कि 38% यानी 38% प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में डॉक्टरों की वांछित संख्या उपलब्ध है। कम से कम 38% हॉस्पिटल्स हैं जो प्राथमिक केंद्र हैं उन पर डॉक्टर उपलब्ध हैं और केवल 30% प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में दवाइयाँ हैं और केवल 30% जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं उनमें दवाइयाँ उपलब्ध हैं, बाकी ठीक तरह से काम नहीं हो रहा है ना, बाकी सब में ठीक तरह से काम नहीं हो पा रहा है। अब नेक्स्ट क्या आ गया हमारा? शहरी ग्रामीण तथा धनी निर्धन विभाजन, यानी शहर और गांव और धनी और निर्धन का विभाजन। अब हम शहर और गांव के लोग और धनी यानी जो अब पैसे वाले हैं वो और निर्धन, उन लोगों का विभाजन किस तरह का तरीके से करेंगे हमारी स्वास्थ्य आधारित संरचना में, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। भारत की 70% जनसंख्या गांव में रहती है। भारत के 70% लोग कहाँ रहते हैं? गांव में। लेकिन ग्रामीण इलाकों में भारत के केवल 1/5 अस्पताल स्थित हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में 1/5% अस्पताल स्थित हैं। अब क्या होता है? जनसंख्या भारत की 70% गाँव में रह रही है और हॉस्पिटल कहाँ नहीं है? गाँव में ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है, मतलब कम है। जबकि 30% जनसंख्या शहर में रहती है और शहर में हॉस्पिटल्स ज़्यादा हैं, लेकिन गांव में 70% जनसंख्या रह रही है लेकिन हॉस्पिटल्स बहुत कम है। ग्रामीण भारत के पास कुल दवाखानों के लगभग आधे दवाखाने ही हैं। अब भारत में रहने वाले ग्रामीण जो लोग हैं उनके पास दवाखाने जो हैं मतलब मेडिकल, वो जितने भी हैं वो आधे ही हैं, है ना, जबकि वहाँ ज़्यादा होने चाहिए थे क्योंकि वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। लगभग 7 लाख बेड में से ग्रामीण इलाकों में केवल 11% बेड उपलब्ध हैं। अब टोटल बेड्स कितने हैं? 7 लाख, लेकिन उनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में कितने हैं उपलब्ध हैं? 11%, है ना। अतः ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को पर्याप्त स्वास्थ्य आधारित संरचना उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि गांव में रहने वाले लोगों के लिए आधारिक संरचना जो स्वास्थ्य की है वो उनके लिए ठीक तरह से उपलब्ध नहीं हो पाई है ना। आगे, इससे भारत के लोगों में स्वास्थ्य की स्थिति में विभेद उत्पन्न हो गया। जहां तक अस्पतालों का सवाल है, ग्रामीण इलाकों में से प्रत्येक 1 लाख लोगों पर 0.36 अस्पताल हैं, जबकि शहरी इलाकों में यह संख्या 3.6 अस्पतालों की है। ग्रामीण इलाकों में स्थापित प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में एक्सरे या खून की जाँच जैसी सुविधाएँ नहीं हैं, जबकि किसी शहर के लिए ये बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल का निर्माण करती हैं, है ना। अब हम इसको समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि इससे भारत के लोगों में विभेद उत्पन्न हो गया, मतलब उन्हें ये लगने लगा कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जहाँ तक अस्पतालों का सवाल है, ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक 1 लाख लोगों पर 0.36 अस्पताल हैं, है ना। गांव और शहर में विभेद यानी उन्हें अलग अलग हो गए हैं वो। ग्रामीण इलाकों में कितने हैं लोगों पर अस्पताल? 0.36, और वहीं शहरी इलाकों में कितने हैं? 3.36, जबकि गांव में जनसंख्या कितनी है? 70% और शहर में है 30%। जबकि इसका उल्टा होना था, गांव में हॉस्पिटल्स होने थे 3.6 और शहर में होने थे 36, क्योंकि शहर में जनसंख्या काफ़ी कम है। ग्रामीण इलाकों में स्थापित प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में एक्सरे या खून की जांच जैसी सुविधाएं नहीं होती हैं, जबकि जो हॉस्पिटल हमारे शहर में होते हैं उनमें ये सब सुविधाएं होती हैं और वहाँ और अच्छी देखभाल की जाती है। आगे, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य स्वास्थ्य सुविधाओं में अपेक्षाकृत पीछे हैं। ग्रामीण इलाके में उचित चिकित्सा से वंचित लोगों के प्रतिशत में 1986 की 15 से 2003 में 24 की वृद्धि हुई। मतलब
बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश ये स्वास्थ्य सुविधा में काफ़ी पीछे हैं। क्यों है पीछे? क्योंकि यहाँ पे ठीक तरह से नहीं चल पा रही है स्वास्थ्य व्यवस्था। ग्रामीण इलाकों में उचित चिकित्सा से वंचित लोगों के प्रतिशत जो है 1986 में 15% था और 2003 में बढ़कर कितना हो गया 24%। जिन्हें स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा था उनका परसेंट पहले 15% था और अब बढ़कर वो कितना हो गया 24। जबकि इसे घटना था, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी तरीके से मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके अपोजिट कितने परसेंट बढ़ गया? ये 9% इसमें वृद्धि ही हुई है, जबकि इसे घटना था, इसे कम हुआ। आगे, ग्रामीणों को शिशु चिकित्सा, स्त्री रोग चिकित्सा, संवेदनाहरण तथा प्रसूति विद्या जैसी विशिष्ट चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, है ना। इसके बावजूद कि 165 मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों में से प्रति वर्ष 12,000 मेडिकल स्नातक निकलते हैं। ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर की कमी बनी हुई है। इनमें से 1/5 डॉक्टर बेहतर कमाई के लिए विदेश चले जाते हैं। अन्य निजी अस्पतालों में नौकरी करना पसंद करते हैं, जो कि अधिकांश शहरी इलाकों में स्थित होते हैं। अब क्या होता है, ग्रामीण जो लोग होते हैं उन्हें कैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती? शिशु चिकित्सा जैसी, स्त्री रोग जैसी, संवेदनाहरण जैसी, प्रसूति विद्या जैसी, ये सब सुविधाएं गांव में नहीं होती हैं। इसके बावजूद क्या होता है, ये नहीं होने के बावजूद भी यहाँ क्या चल रहा है कि 165 मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में से 12,000 प्रति वर्ष यानी 12,000 डॉक्टर्स प्रति वर्ष निकलते हैं डॉक्टर बनकर। लेकिन वो क्या करते हैं, या तो वो कहाँ चले जाते हैं, विदेश जाना पसंद करते हैं, है ना, या निजी अस्पतालों में नौकरी करना पसंद करते हैं। और जो बचते हैं वो क्या करते हैं, अधिकांश शहरी इलाकों में स्थित होते हैं और अस्पताल जो होते हैं वो शहरी इलाकों में स्थित होते हैं, उनमें जॉब करना पसंद करते हैं या वह बाहर चले जाते हैं। अब इलाकों में डॉक्टरों की कमी बनी हुई, इसमें से 1/5 डॉक्टर बेहतर कमाई के लिए विदेश चले जाते हैं और अन्य निजी अस्पताल में काम करते हैं। ठीक है, हुआ क्लियर ये वाला पॉइंट कि यहाँ बेकार स्थिति होने के बावजूद भी लोग या तो विदेश चले जाते हैं डॉक्टर बनकर या वह प्राइवेट क्लिनिक में काम करने लगते हैं। भारत के शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले निर्धनतम लोग अपनी आय का 20% स्वास्थ्य सुविधाओं में खर्च करते हैं। भारत में रहने वाले कौन से लोग? भारत में रहने वाले शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले निर्धनतम लोग, जो जिनके पास पैसों की ऑलरेडी कमी होती है, वह अपनी आय का कितने परसेंट? 12। वह अपनी आय का 12% काय में लगा देते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं में खर्च करते हैं, है ना। जबकि धनी व्यक्ति केवल 2% खर्च करता है। अब गरीब लोगों को उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती स्वास्थ्य सुविधाओं में, क्योंकि वो एक तो चीज़ों को जानते नहीं हैं और ज़्यादातर गरीब लोग गाँव में निवास करते हैं, तो वो अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं में 12% खर्च करते हैं। जबकि अमीर लोग 2% खर्च करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा जानते हैं, हर चीज़ को अच्छे से समझते हैं। अब आगे क्या होता है कि जब गरीब बीमार पड़ता है, कुछ अपनी ज़मीन बेचते हैं या उपचार के लिए अपने बच्चों को भूखा रखते हैं। अब क्या होता है, जब कोई गरीब इंसान बीमार होता है तो या तो वो अपनी ज़मीन बेच देता है या अपने बच्चों को भूखा रखता है इलाज के लिए। चूँकि सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, उन्हें निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है, जिससे वे हमेशा के लिए ऋणग्रस्त हो जाते हैं या मौत के विकल्प को चुनते हैं। अब क्या होता है, सरकारी अस्पताल में इतनी सुविधाएं तो उपलब्ध है नहीं। जब कोई गरीब बीमार होता है तो वो कर्जदार हो जाता है किसी का, क्योंकि किसी से पैसे लेकर या तो वो अपना इलाज करवाता है या हॉस्पिटल वालों का ही कर्जदार हो जाता है, यानी ऋणग्रस्त हो जाता है ना। वो कर्ज लेता है और उसके बाद अपना इलाज कराता है। और ऋणग्रस्त कैसे हो जाता है वो, कि वो हॉस्पिटल वालों से इलाज करवाता है और पैसे अगर नहीं दे पाता है तो वो उनका ऋणग्रस्त हो जाता है, या वह काय को चुनता है, मौत के विकल्प को। कई ऐसे केसेस देखे जाते हैं जिनमें क्या होता है कि कोई गरीब घर का या गरीब परिवार का जो सदस्य होता है, जब वो बीमार होता है और उसके इलाज में कम से कम 1,00,000-2,00,000 रुपए लगने होते हैं ना, तो वो अपने इलाज को करवाना ज़रूरी नहीं समझता, वो उसके आगे मौत के विकल्प को ही चुनता है और मर जाना ही ज़्यादा पसंद करता है ना। ऐसे कई केसेस देखे जा चुके हैं।
तो हमारा ये टॉपिक होता है यहाँ पे ख़त्म। अब हमारा कल का टॉपिक क्या रहेगा, महिला स्वास्थ्य, है ना। अब हम ये पढ़ेंगे कि भारत में महिला का स्वास्थ्य पर क्या देखा जाता है, किस तरह से ध्यान दिया जाता है, इस महिला स्वास्थ्य को हम कल कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। और अगर आपको कहीं भी कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि मुझे पता भी रहना चाहिए ना कि आपको क्या समझ नहीं आया और मैं कितने अच्छे से पढ़ा रही हूँ आपको। तो क्या समझ नहीं आ रहा और क्या अच्छे से समझ आ रहा है, ये मुझे पता रहना चाहिए, है ना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ओके।